स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नजीर। और जैसे कि कल हम लोगों ने मेरा बड़े अच्छे से बात कर ली थी अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आपको थंबनेल में भी नजर आ रहा होगा मेरा बेटा, हम मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो मेरे बेटे बड़े ध्यान से ये लेक्चर सुनिएगा। बहुत इजीएस्ट टॉपिक भी है, बहुत ट्रिकी भी है। इससे रेलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आप बड़े इजीली उनको सॉल्व कर सकेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी अगेन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एमएमएन नजीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। 0331961158 पे आपने कांटेक्ट करना है। तो मेरा बेटा मोमेंटम का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इसकी मेरे बेटे दो तरह से मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है। डेली लाइफ में आप कहते हो यार इस टीम का मोमेंटम बहुत अच्छा था, लाइक एक सर्टेन मोशन पे ऑब्जेक्ट कितना एक्सेल कर रहा है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हम उसको मोमेंटम भी कह देते हैं। फिजिक्स में मेरा बेटा इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी दो डेफिनेशन है आपके पास। दोनों को सबसे पहले तो मेरा बेटा हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको भी मेरा बेटा हम मोमेंटम का नाम देते हैं। उसके बाद मेरा बेटा दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, इसको भी मेरा बेटा हम मोमेंटम का नाम देते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए तो आप सबको पता है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये मेरा बेटा अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं, बड़े सादा से चीजों से शुरू कर रहे हैं। इसका यूनिट आपके पास आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अगर मेरे बच्चे इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी जो डायमेंशन है किलोग्राम के लिए मेरा बेटा आपके पता मास m आ जाएगा, मीटर के लिए l आ जाएगा, सेकंड के लिए t और ऊपर -1 आ रहा है। इसका यूनिट एक मेरा बेटा न्यूटन सेकंड भी होता है। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, इसकी बात हम लोगों ने कर ली। अब मेरे बच्चे अगर हम ये बात कुछ एग्जांपल्स के साथ ये बात करते हैं कि जब एक बॉल किसी दूसरी बॉल के साथ टकराती है, ये बॉल 1 है m1, ये बॉल m2 है, तो ये बॉल एक दूसरे के साथ अगर टकराती है और अगर बॉल एक दूसरे के साथ टकराती है तो मेरे बेटे अगर इनका मास इक्वल है, इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर इनका मास इक्वल नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। अब मेरे बच्चे हम लोगों ने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन भी पढ़नी है। सबसे पहले मेरा बेटा आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके पास मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है ड्यू टू वेक्टर इसकी जो कोलिजन होती है मेरा बेटा वो हमेशा इलास्टिक ही होती है ड्यू टू वेक्टर क्वांटिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी रीजन क्या है, इसके वेक्टर होने की वजह से इसकी जो कोलिजन होती है मेरा बेटा वो आपके पास हमेशा इलास्टिक होती है। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं ना आगे कुछ केसेस की। सो मेरा बेटा हम लोगों ने इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात करनी है। बड़ी आसान सी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, कुछ ग्राफ्स हैं। तो ग्राफ में मेरा बेटा सबसे पहले आपको ये बड़े अच्छे से पता है एक पिक्टोरियल वे होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। तो बहुत स्लोली, बहुत सादा सादा चीजों के साथ हम कॉम्प्लेक्स की तरफ स्लोली सारे टॉपिक इसके डिस्कस करते जाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला आपके सामने है जी, P इज इक्वल टू mv। अगर मैं ये बात कहता हूं कि फर्स्ट ग्राफ में मैं कहता हूं अगर आपके पास
mass कांस्टेंट हो, इफ m कांस्टेंट आ जाए तो यहां से ये चीज जाहिर नजर आ रही है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V आएगा। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर आप ग्राफ बनाते हो P और V के दरमियान, जब आप P और V के दरमियान ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी आए तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। दूसरा मेरा बेटा, अगर आपके पास सेकेंड ग्राफ में मैस कांस्टेंट नहीं किसी और क्वांटिटी को कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं मेरा बेटा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, P कांस्टेंट हो, इफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट में पुट कर रहा हूं तो रिलेशन ये बताता है कि जी अगर आप इसको कांस्टेंट पुट करते हैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू mv, मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा वेलोसिटी के, मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा वेलोसिटी के। तो मेरे बेटे आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो तो ओरिजिन से एक लाइन निकले जो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, और अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान इनवर्स रिलेशन आ रहा हो तो उस ग्राफ की जो शक्ल है मेरा बेटा वो किस तरह की बनती है। मेरे बेटे M और V में ग्राफ बना रहे हैं तो ये ग्राफ आपको इवन को बॉयल्स लॉ में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये ग्राफ जिस भी बन रहा हो तो याद रखना वहां पे उन दो क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास इनवर्स रिलेशन होगा। वेलोसिटी ज्यादा थी तो मैस कम है, सो मैस कम होता जाएगा। तो ये मेरा बेटा इनवर्स था। इसी तरह मैं यहां पे इसका एक और ग्राफ भी बना देता हूं। थर्ड ग्राफ मेरा बेटा, अगर हम बात करें कि अगर आप ये बात करो कि अगर आपके पास यहां पे मैस कांस्टेंट था, वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट हो सकती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो ऑब्जेक्ट की, याद रखिए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मैस और वेलोसिटी पे। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरे बेटे आप ये बात बड़ी इजीली लिख सकते हैं कि P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो इसका ग्राफ भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल ये सीधा। तो मेरे बेटे मैस को आप यहां पे लोगे, ये मैस और मोमेंटम के दरमियान का ग्राफ आ गया। अब मेरा बेटा मैं एक चीज जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरा बेटा एक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान भी रिलेशनशिप है। इस पोर्शन को मैं रेस कर रहा हूं मेरा बेटा। अगर देखा जाए मोमेंटम और एनर्जी में आपस में क्या ताल्लुक है, सो मोमेंटम और एनर्जी का आपस में ताल्लुक है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। और अगर यहां से आप एनर्जी कैलकुलेट करो तो ये आएंगे मेरा बेटा P स्क्वायर ओवर 2m के इक्वल एनर्जी और मोमेंटम। इसका मतलब है अगर मैं मोमेंटम को 2 टाइम बढ़ाता हूं, 2 टाइम, तो वहां पे जो एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको दुगना करता हूं, 2 टाइम्स बढ़ाता हूं, तो ये मेरा बेटा आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगी। इट मींस अब यहां पे एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान दो ग्राफ बनते हैं। एक तो ये कि अगर कहा जाए कि जी यहां पे ये बात जाहिर हो रही है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P स्क्वायर के, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P स्क्वायर के, और अगर इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाया जाए E और P स्क्वायर के दरमियान, तो मेरे बेटे आपके पास अगेन एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी E और P स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लेकिन इफ एक सर्टेन कंडीशन आ जाती है कि अगर आपके पास ग्राफ बनता है, मैं कहता हूं E और P के दरमियान बनाए, P स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ P की बात कर रहा हूं मेरा बेटा। अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए E और P के दरमियान, है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P ही है, लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो आपकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल आएगी, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है। अगेन मेरा बेटा कि अगर आपके पास E और P के दरमियान ग्राफ आए तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्यों आएगा, इसको मैं रेस कर रहा हूं, इसलिए आएगा कि अगर आप P को 2 गुना बढ़ाते हो तो एनर्जी में 4 गुना इंक्रीज आता है। यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं आ रहा कि आप उसके साथ
क्या लगा दो, एक स्ट्रेट लाइन। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, अगर पी स्क्वायर हो तो फिर आप दोनों के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ला सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पी में लाना हो तो आपके पास इस ग्राफ को एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी कहा जाता है। तो यहां तक मेरे बेटे आप लोगों ने अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब मेरा बेटा हम बात करेंगे मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इलास्टिक इन वन डायमेंशन वो हम अपने इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा, मेरी फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि लेक्चर को पूरा गौर से सुना करें। किसी भी लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए उसको पूरा सुनना तो फिलहाल मेरा बेटा जरूरी है। सबसे पहले मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करने जा रहे हैं मेरी जान। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले मेरे बेटे वी नो वेरी वेल कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए और मोमेंटम आपके पास है P इज इक्वल टू एम वी। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? पहली बात तो ये मेरा बेटा कि अगर आपको मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम भी हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, लाइक यहां पे मैं ये कहता हूं कि एक ट्रक है जिसका मास 1000 kg है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसका मोमेंटम क्या होगा? तो उसका मोमेंटम डेफिनेटली कांस्टेंट मोमेंटम आएगा, 10,000 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो अपने टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। इन दोनों में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए सबसे आसान फार्मूला ये है कि आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ये फॉर्म को लें और इसको ही तब्दील कर दें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वी नो वेरी वेल कि जो एक्सेलरेशन होता है मेरा बेटा वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन हमारे पास मेरा बेटा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, m डेल v ओवर डेल t। अब m डेल v मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आप सबको पता है मेरे बच्चे वो मोमेंटम होता है, तो यहां पे आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल t इज इक्वल टू f आ गया। अब मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा, अगर यहां से फिर मजीद दो सवाल पूछे जाते हैं कि आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम चेंज की बात कर रहे होते हैं, तो रेट ऑफ, जब भी रेट का वर्ड बोला जाए, सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मेरा बेटा वो किसके इक्वल आएगा? वो मेरे बच्चे आपके पास फोर्स के इक्वल आएगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपके पास मेरा बेटा फोर्स के इक्वल आएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी F और डेल टी को अगर इधर लाके मैं मल्टीप्लाई कर दूं, F मल्टीप्लाई बाय डेल टी, ये मेरे पास आएगा डेल P के इक्वल। ये मेरे बेटे जो चेंज इन मोमेंटम है, इसको मेरा बेटा हम इंपल्स का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? इंपल्स का नाम देते हैं। एवरी मूविंग बॉडी हैज इंपल्स इफ इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग। एवरी मूविंग बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार्ट में मैं लिख रहा हूं। एवरी मूविंग बॉडी हैज इंपल्स, हर बॉडी का इंपल्स, हर मूविंग बॉडी का इंपल्स होता है, has impulse if its momentum is changing। अगर उसका मोमेंटम तब्दील हो रहा है तो इस बात की ये गवाही है कि आपके पास इस बॉडी में क्या मौजूद है? मोमेंटम मौजूद है। जरा ध्यान से देखना मेरा बेटा, अगर आपने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना हो, या चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूले से इस चीज को हम मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन या मोमेंटम
इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी नाम दे सकते हैं। यहां कुछ एग्जांपल्स करते हैं मेरा बेटा, और ऐसे ऐसे मजीद एक्सेल करते जाएंगे, डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते जाएंगे। तो मेरा बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम पी आई 5 न्यूटन सेकेंड है, और कुछ देर के बाद, और वो कुछ देर आपके पास मेरा बेटा 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड के गुजरने के बाद उसका जो फाइनल मोमेंटम हो जाता है मेरा बेटा, वो 15 न्यूटन सेकेंड हो जाता है। सो देन कैलकुलेट एफ। एफ क्या होगा? तो हमें बड़े अच्छे से पता है, एफ को मैं इधर लाके टी से मल्टीप्लाई करूं, एफ मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल आएगा जी डेल पी के। डेल पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब आपके पास मेरा बेटा फाइनल मोमेंटम की वैल्यू भी है जो कि 15 है, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू भी है जो कि 5 है, और टी आपके पास मेरा बेटा 3 गिवन है। एफ आपको कैलकुलेट करना है तो बड़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। 15 माइनस 5 आपके पास 10 आएगा, 10 को 3 पे डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट मेरे बेटे आपके पास 3.3 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल, इससे रिलेटेड आसान एग्जांपल। अब मेरा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों ने इंपल्स पढ़ा था, और आपकी बुक में राइट साइड पे एक जगह पे आप हिट कर रहे हो तो किसी दीवार के साथ, और दूसरी जगह पे फुटबॉल हिट करते हो तो दीवार के साथ जब आप अपना पांव मारते हो आपको दर्द होता है, लेकिन 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 जब आप फुटबॉल को हिट करते हो आपको दर्द नहीं होता। और दूसरी चीज मेरा बेटा ये कहा जाता है कि आप हेलमेट का यूज करें, तो हेलमेट के यूज करने से हमारी जान कैसे बच जाती है। डेथ और लाइफ के दरमियान यहां पे मोमेंटम का क्या लेना देना है इसकी बात करते हैं मेरा बेटा। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आपको यह चीज समझनी होगी, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ कुलियन, या जिसे हम रिएक्शन टाइम भी कहते हैं। इंपल्स एंड टाइम ऑफ कुलियन। इंपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इंपल्स एंड टाइम ऑफ कुलियन। इंपल्स एंड टाइम ऑफ कुलियन। मेरे बेटे हमारे पास फॉर्मूला ये है, एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। यहां पे जो ये टी है इसको मेरा बेटा हम रिएक्शन टाइम का नाम देते हैं, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है कितनी जल्दी या कितने स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल जिन्हें हम हार्ड मटेरियल का नाम देते हैं और कुछ मटेरियल जिन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल का नाम देते हैं। जैसे कि फुटबॉल और दीवार के दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो फुटबॉल आपके पास एक सॉफ्ट मटेरियल है जबकि दीवार आपके पास एक हार्ड मटेरियल है। सो हार्ड जितने भी मटेरियल्स हैं दे रिएक्ट फास्ट, हार्ड react fast and soft react slow। अब मेरे बच्चे हार्ड मटेरियल, अब मैं ये बात भी कह सकता हूं कि जब आप सपोज मैं यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं वुड का और दूसरी तरफ हम मेरा बेटा कोई भी फोम रख लेते हैं, कोई भी गदा रख लेते हैं, तो उसकी बात करते हैं मेरा बेटा। सो मेरा बेटा सबसे पहले हार्ड मटेरियल में हमने वुड की बात की और यहां पे हम फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल का शेप का नहीं होता, इसको चेंज कर लेते हैं, ले जी फुटबॉल। यहां पे जब रिएक्शन ऑफ फोर्स है वो बहुत ही कम टाइम में हुआ, मतलब फास्ट का मतलब बहुत कम टाइम में, वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हो गया। एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, या 1 सेकंड के 100वें हिस्से में हो गया, मतलब बहुत कम टाइम में हो गया। लेकिन यहां पे 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लगा उसको रिएक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने दीवार को हिट करता हूं और मेरे हाथ को वापस आने में जितना टाइम लगेगा उसको रिएक्शन टाइम का नाम देंगे। तो मेरा बेटा हम डेथ और लाइफ के दरमियान कंपैरिजन करते हैं और ये देख लेते हैं कि समटाइम कुछ बच्चे होते हैं जब एंटी टेस्ट में एडमिशन नहीं होता है, समाव कुछ इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं, लाइक छलांग लगा देना कहीं से। तो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मेरा बेटा
कि कोई बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग, या टॉल बिल्डिंग की नहीं बात करते, एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस आपके पास 50 kg है। हम यहां से ये चीज देखना चाहते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट रिएक्शन टाइम की वजह से क्या फर्क पड़ता है इंपल्स पर और क्या फर्क पड़ता है इसका हमारी डेली लाइफ में। यहां पे एक तरफ मैं डेथ लिख रहा हूं और एक तरफ मेरा बेटा मैं लाइफ लिख रहा हूं। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस आपके पास 50 kg है, वो जमीन से, ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पे मौजूद है। वो जमीन से 20 मीटर की हाइट पे मौजूद है और अगर वो वहां से छलांग लगा देता है तो आप सबको पता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी और अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो फॉर्मूला आएगा v बॉटम। इसे मैंने कहा था जब हिट करे, कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, तो ये आएगा √2gh। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो आपके पास 2g की वैल्यू 10 और हाइट आपके पास 20 आ रही है, तो आंसर आपके पास मेरे बेटे अप्रोक्सीमेट इसका आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब हमने ये चीज देखनी है कि डेथ और लाइफ, क्या ये बंदा बच जाएगा, क्या ये बंदा मर जाएगा। तो करते क्या मेरा बेटा, तो सबसे पहले हम इसका टाइम ऑफ कोलिजन देखते हैं। दोनों का टाइम ऑफ कोलिजन की बात करते हैं। एक में टाइम ऑफ कोलिजन हम लोग मेरा बेटा कम रखते हैं और एक में टाइम ऑफ कोलिजन ज्यादा रखते हैं। सपोज यहां पे मैं ये बात करता हूं मेरा बेटा कि यहां पे जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो बहुत कम है, 1/100 सेकेंड, कि भाई वो जैसे आप जाके नीचे गिरोगे तो बहुत कम ही आप वापस आ सकोगे। और यहां पे लाइफ की बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा मैं फॉर्मूला पुट करता हूं। फॉर्मूला जी F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये वाला फैक्टर तो सारा जीरो हो गया। मैस 50 है और वेलोसिटी आपके पास 20 है, तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास मेरा बेटा 1000 आ जाएगा। यहां पे t का आपके पास 1/100, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 100 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कोई तकरीबन 1,00,000 न्यूटन फोर्स लगेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट 1,00,000 न्यूटन फोर्स से जमीन पे आके हिट करेगा तो डेफिनेटली डेथ इज द ऑप्शन, वो दुनिया से ही चला जाएगा। अगर हम मेरा बेटा बात करते हैं कि इसकी इस हरकत के करने से पहले रेस्क्यू 1122 वालों को पता चल जाता है और उसको रेस्क्यू करने आते हैं और नीचे कोई गद्दा या फोम रख देते हैं, और जब ये जनाब नीचे जाके गिरते हैं तो कोलिजन ऑफ टाइम आपके पास थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जो कि 1/10 सेकेंड है ऑब्जेक्ट का। बाकी सब कुछ सेम है, F मल्टीप्लाई बाय T की जगह में सिर्फ 1/10 आ गया और इधर मेरा बेटा आपके पास 1000 आ रहा है। सो mvf माइनस mvi। सो मेरे बच्चे अगर आप गौर करें 1/10, तो आपके पास ये फोर्स 1,00,000 के मुकाबले में तो बहुत ही कम आएगी, 1000 माइनस 0। या फिर आप ये कह सकते हो यार कि इसको 1/10 क्यों लेते हैं मेरा बेटा, जब गद्दे से हिट करेगा तो टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा मेरा बेटा। मतलब वो पहले नीचे की तरफ जाएगा फोम में और फोम से फिर स्लोली ऊपर हिट करेगा। यहां पे मैं हिट करता हूं वैसे वापस आ जाता है, और यहां पे फोम होता तो मेरा हाथ पहले फोम के अंदर जाता फिर वापस आता। तो लाइक सपोज अगर उसको टाइम कितना लग जाता आपके पास 2 सेकेंड ले लेते हैं, तो यहां पे जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी मेरा बेटा, 2 मल्टीप्लाई तरह के डिवाइड होगा तो फोर्स आएगी 500 न्यूटन, तो इसकी जान बच जाएगी। तो ये चीज जाहिर हुई कि जब आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर भी सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल होता है। जब आप जाके दीवार पे या किसी भी चीज के साथ जाके हिट करते हो तो कोलिजन टाइम बढ़ जाता है, जिससे आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह पे हार्ड मटेरियल हो तो कोलिजन टाइम कम हो जाता है, जिससे मरने के जो चांसेस हैं फिर वो बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा बेटा हमारे पास था इंपल्स एंड टाइम ऑफ कोलिजन। अब मेरे बच्चे हम थोड़ी अगेन बातें करते हैं कुछ रेलेवेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो आप सबको पता है बड़े अच्छे से कि जी टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum, law of conservation of linear momentum। अब मेरे बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम बड़े आसान से सबसे पहले टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा एक जैसा रहता है। मैं ये बात भी कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आपके पास फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू mv vi। आइसोलेटेड सिस्टम कैसे कहते हैं? फर्ज करें किसी भी कंटेनर में आपके पास यहां पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। वो गैस मॉलिक्यूल्स एक क्लोज कंटेनर में आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन पर बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, फोर्स इज इक्वल टू जीरो आ रही है, तो इनका मोमेंटम जीरो रहेगा। जैसे कि यहां पे भी अगर आप जीरो की वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा mvf माइनस mvi, इधर आ जाएगा mvi इज इक्वल टू mvf। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट आ गया, इनिशियल फाइनल के इक्वल आ गया। अब मेरा बच्चा, अगर आपके पास इक्वेशंस कैसे बनते हैं? सपोज अगर आपके पास दो बॉल हैं m1 और दूसरी बॉल है आपके पास m2, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी v1 विद वेलोसिटी v2। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद डेफिनेटली इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज आता है। m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम, m2 की वेलोसिटी हो जाती है मेरा बेटा v2 प्राइम। जब ये आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो मेरा बेटा इधर यहां गौर कीजिएगा, अगर आपके पास चार या दो मैसेज आ रहे हैं तो इक्वेशंस में भी दो चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। यहां पे थर्ड मैसेज होता तो इक्वेशंस में तीन चीजें इस्तेमाल की जाती। आप कहते हैं जिसका टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 भी टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम will be equal to टकराने के बाद का मोमेंटम if the system is an isolated। अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहेगा। टोटल मोमेंटम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसके बाद मेरे बेटे अगेन यहां पे if external force is equal to जीरो। अब मेरा बेटा आपने एक फॉर्मूला फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में भी पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू, आप लिखते हो मेरा बेटा हमेशा m/t इनटू v, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। पाइप वाली एग्जांपल थी, वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं, एक्शन और रिएक्शन की एग्जाम जो इक्वेशन से आप फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लें तो आपकी इस टॉपिक की बी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरा बेटा F इज इक्वल टू m/t इंटू v। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास एक एग्जांपल गन की दी जाती है कि जनाब बुलेट और गन के मोमेंटम में मोस्टली गन की वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी आप सपोज यहां पे गन की बात कर लेते हैं, गन में जो बुलेट है उसके मैस को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। गन का मैस एज कंपेयर टू बुलेट ज्यादा होता है, तो ये आ जाएगा बिफोर फायरिंग द गन, दोनों रेस्ट पे है, दोनों का मोमेंटम क्या आएगा जीरो, बट आफ्टर फायरिंग द गन बुलेट का मोमेंटम mv और गन का मोमेंटम mv, मतलब ज्यादा वेलोसिटी। अब यहां पे अगर आप गौर कीजिएगा कुछ थोड़ा सा ध्यान से मेरा बेटा, हम mv प्लस mv की बात कर रहे थे। खैर मैं ये चीज जा रहा था कि हम यहां पे बुलेट के लिए b भी लिख लेते हैं,
गन के लिए कैपिटल जी लिख लेते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए जी आप कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ द गन, तो मेरा बेटा वेलोसिटी ऑफ द गन कैलकुलेट करने के लिए ये एम वी इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस एम बी वी बी, मैस उसका इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा मेरा बेटा डिवाइड, तो ये आ जाएगी जी वेलोसिटी ऑफ गन, और नेगेटिव साइन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, रिकॉइल होगी, झटका खाएगी। तो ये मेरा बेटा आपके पास एग्जांपल दी। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करने के लिए आपके पास एक स्प्रिंग के साथ दो मैसेज अटैच है और आप दोनों को स्ट्रेच करते हो और रिलीज करते हो, तो स्ट्रेच बिफोर स्ट्रेच और आफ्टर स्ट्रेच या आपके पास रिलीज करने से जो मोमेंटम है उसमें क्या फर्क पड़ता है, मैस कनेक्टेड टू स्प्रिंग, मैस कनेक्टेड टू स्प्रिंग। अगर मेरे पास यहां पे कोई मैस m1 है और इधर मेरे पास मेरा जो बेटा मैस है और वो m2 है और दोनों को हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। सो मेरा बेटा मैस m1 और मैस m2, हम ये बात करते हैं किसका, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल आएंगे बिफोर स्ट्रेचिंग या बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, दोनों का मोमेंटम जीरो था। जब आप फोर्स लगा ले तो लाइक आप राइट की तरफ इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लें, जब इस तरफ जाएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ले लें, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हो मेरा बेटा m1 v1 प्लस m2 v2। सो मेरा बच्चा अब अगर ये देखें कि आपने इनकी रेशियो कैलकुलेट करनी हो m2 ओवर m1 की, तो एक तरफ इधर ले आया मेरा बेटा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, सो v1 ओवर v2 इक्वल आएगा m2 ओवर m1 के। तो कन्वेंशनली मैंने जब नेगेटिव साइन यूज करना है मेरा बेटा किसी के साथ आएगा, क्योंकि जब एक वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो यहां पे अगर देखें तो वेलोसिटी और मैस में v1 के सामने m2 आ रहा है और v2 के सामने m1 आ रहा है, तो यहां से ये चीज जाहिर होती है कि वेलोसिटी और मैस में आपके पास इनवर्स रिलेशन आता है। और जब आपके पास इनवर्स रिलेशन आता है, ये ग्राफ में आप लोगों के साथ वेलोसिटी और मैस का डिस्कस कर चुका हूं कि जब आपके पास इनवर्स रिलेशन आ रहा हो तो ये ग्राफ बनाया जाता है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इनके इनवर्स रिलेशन को। उसके बाद मेरा बेटा इसकी जो एनर्जी की इक्वेशन है, इम्परफेक्टली इलास्टिक लेन भी आप कह सकते हो कि एनर्जी आपके पास कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल इसकी v1 m1 की और v2 की भी मेरे बच्चे। तो ये एनर्जी की इक्वेशन आपके पास क्या है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। हाँ मेरे बच्चे ये आ गई टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट की। अब मेरा बेटा हम कुछ केसेस की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि कब ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं, वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं होती, और क्या इक्वेशंस बनती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। उसके बाद मेरा बेटा हम इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन के केसेस की भी बात करेंगे। बहुत इजी है लेकिन लेंथी लेक्चर जरूर होता है, लेकिन आप सबको पता है कि आप लोगों के एंट्री टेस्ट की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, सो वी हैव टू कवर द सिलेबस स्मार्टली। और अब मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं केसेस की मोमेंटम के, तो मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ केस की, उसके बाद मैं हेडिंग दे देता हूँ मेरा बेटा बिफोर कोलिजन, ताकि आप लोगों के लिए आपके जो नोट्स बनाने हैं वो भी आसान हो। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन की। उसके बाद मेरी जान हम बात करेंगे मेरा बेटा इक्वेशंस की, कि क्या क्या इक्वेशंस की फॉर्मेशन हमारे सामने आती है मेरा बेटा। तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 आपके पास क्या है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है। दोनों की वेलोसिटीज भी डिफरेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो वेलोसिटीज डिफरेंट हैं और जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा। कोलाइड करने के बाद मेरा बेटा ये दोनों, मैं अगेन बता रहा हूं कि v1 और v2 दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हैं, ये दोनों अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं m1 और यहां पे लिख रहा हूं मेरा बेटा m2, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। सपोज अगर मैं ये कहता हूं टकराने से पहले ये वेलोसिटी 10 थी और ये 5 थी, तो टकराने के बाद
ये वेलोसिटी 5 हो जाएगी और ये वेलोसिटी आपके पास मेरा बेटा 10 आ जाएगी। अगेन वही फॉर्मूला जो आप यूज करते हो, टोटल मोमेंटम का m1 v1 प्लस m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो इस इक्वेशन से दोनों का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल सेम आ जाएगा और यहां पे आप एक रिजल्ट लिख लेंगे कि यहां पे जो वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटीज विल इंटरचेंज्ड, इन दोनों की वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो गई। केस 2 की अगर बात की जाए, और केस 2 में मेरा बेटा ये है कि सपोज अगर आपके पास ऑब्जेक्ट m1 है, वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन मास m2 है, उसकी वेलोसिटी आपके पास मेरा बेटा 0 आ रही है। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद मेरा बेटा आपके पास m1 की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और m2 जो है वो इस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। जरा देख लेते हैं m1 m2, अगेन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो आपके पास मेरा बेटा डिफरेंट आ रही हैं। तो हम यहाँ पे मेरे बच्चे एक चीज का जरा ख्याल रखना, जो पॉइंट मिस हो गया था, वेलोसिटीज इंटरचेंज होने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों के मैसेज बराबर होंगे तो ही, और यहां पे भी मैं ये बात करूंगा, अगर इन दोनों के मैसेज बराबर होते हैं m1 और m2 के, तो अगेन दोनों की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। ये v1 प्राइम है, ये v2 प्राइम है। मेरे बेटे v1 प्राइम अब आपके पास 0 हो जाएगा और v2 प्राइम v1 वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। अगेन मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पे आपके पास v1 प्राइम अगर 0 है और v2 प्राइम v1 है, अगेन वेलोसिटीज के दरमियान इंटरचेंज आया, और इंटरचेंज आने की जो रीजन है मेरा बेटा, वो आपके पास एक तो उसकी वेलोसिटीज का डिफरेंट होना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों आपके पास m1 और m2 है। और हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब मेरा बेटा अगर हम ऐसे करते हैं कि m1 और m2 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, केस 3 में m1 और m2 दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जाके चिपक जाते हैं, कोलाइड करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, यू m1 और m2। तो अब हमें इनकी कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि टकराने के बाद वाली वेलोसिटी को हम कॉमन वेलोसिटी कहते हैं। तो मेरा बेटा इक्वेशन आपके पास क्या आएगी? पहली बात तो ये कि मेरा बेटा यहां पे आपने इक्वेशन लिखनी m1 v1 प्लस m2 v2, ये तो टकराने से पहले का मोमेंटम आ गया। टकराने के बाद आपके पास दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी? m1 प्लस m2 इंटू v, और अगर v कैलकुलेट करना हो तो m1 प्लस m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v आ जाएगा। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास था थर्ड केस। अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां तक मेरा बेटा अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया हुआ तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अभी हमने केस 4 और केस 5 में ये बात करनी है, तो यहां पे भी ये था कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। नेक्स्ट अगर केस 4 में ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो हमारे पास क्या केसेस बनते हैं उसकी बात करते हैं। हमारा बेटा मैं केस नंबर 4 की बात करूंगा, तो इनको मैं रेस करने जा रहा हूं। फिर भी बता देता हूं, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो तो केस 1 और केस 2 में हमने देखा कि इनकी वेलोसिटीज में इंटरचेंज आ जाता है। केस नंबर 3 में देखा अगर दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपस में स्टिक हो जाते हैं तो उस वक्त हम उसकी कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब मेरा बेटा केस 4 और केस 5 में देखते हैं। यहां पे तो सेम डायरेक्शन की बात की जा रही थी, अब दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनती हैं, बिफोर द कोलिजन क्या होता है और आफ्टर द कोलिजन क्या सिचुएशन होती है, तो मेरा बेटा देख सकते हैं। मेरा बेटा सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम ये बात करते हैं कि आपके पास बिफोर कोलिजन केस 4, बिफोर कोलिजन दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका एक का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरे का मास m2 है और उसकी वेलोसिटी v2 है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ये इस तरफ जा रहा है और ये मेरा बेटा इस तरफ आ रहा है। तो बिफोर द कोलिजन तो ये सिचुएशन है। आफ्टर द कोलिजन मेरा बेटा इनकी टकराने के बाद डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे
यहाँ पे डेफिनेटली इनकी जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो जाएगी। पहले ये एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, अब ये दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे। अगेन मेरा बेटा, जब दो बॉल्स को एक दूसरे के साथ जाके टकराओगे तो पहले ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, फिर ये दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, V2 प्राइम। स्नूकर खेलते हुए कुछ लोगों ने एग्जांपल देके भी, दो बॉल एक दूसरे की तरफ टकरा रहे, टकराने के बाद दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो आप लिखोगे M1 V1, क्योंकि वहां पे भी दोनों की डायरेक्शन माइनस M2 V2। यहां पे आप लिख दोगे मेरा बेटा M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। वेलोसिटी के लिए आप एक कन्वेंशन सेट कर लेंगे, राइट की तरफ अगर आपने वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है तो लेफ्ट की तरफ आप वैल्यू बेटा नेगेटिव ले सकते हैं। अब केस नंबर 5 क्या है? केस नंबर 5 जरा मेरा बेटा ध्यान से सुनना आप लोगों ने, कि अगर आप ये बात कहते हो कि आपके पास एक मैश M1 है और ये मैश M2 है, और अगर मैं खुद से ये कह देता हूं कि यार आपके पास ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं जैसे यहां पे था, लेकिन अगर मैं यहां पे कंडीशन ये पुट कर देता हूं यार P1 का जो मोमेंटम है वो ग्रेटर है P2 से, मतलब कि M1 V1 ग्रेटर है M2 V2 से, तो वही डायरेक्शन फिर डिसाइड M1 ही करेगा। जिस तरफ ये जा रहा है M2 को भी उसी तरफ ही जाना होगा। जब तेजी से एक मोमेंटम से दूसरी बॉल हल्की स्पीड से इसकी तरफ आ रही है, जब ये तेजी के साथ उसके साथ टक्कर खाएगा तो उसको भी अपनी ही डायरेक्शन में ले जाएगा। तो मेरा बेटा फिर अब ये दोनों इसी डायरेक्शन में जाएंगे। थर्ड केस में आप इसका बिल्कुल उलट कर दोगे। अगर आपके पास P2 ग्रेटर देन होता है P1 से, तो आप लिखोगे M2 V2 ग्रेटर देन है M1 V1 से, तो अब ये मेरा बेटा इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा? ये तो हमारे पास लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेवेंट डिफरेंट केसेस। अब हम मेरा बेटा बात करते हैं इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन की। इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। सो इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन की जो दो मेन इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले तो मेरा बेटा हम वो लिख लेते हैं। इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन में ये चीज आपने याद रखनी है, ऐसी कुलियन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो उसको हम इलास्टिक का नाम देते हैं। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। इलास्टिक कुलियन in one dimension, elastic कुलियन in one dimension। सो मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा। अब मेरा बेटा में बात करनी है V1 प्राइम। आप सबको पता है, अब मैं इक्वेशंस यहां पे मेरे लिख देता हूं, फिर इनको रेस नहीं करूंगा। V1 प्राइम टकराने के बाद की जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं जनरल इक्वेशन से, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन अप्लाई करके लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम V1 प्राइम और V2 प्राइम का जो डिराइव्ड रिजल्ट है वो लिख रहा हूं। आपने याद रखना है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस यहां पे 2 आएगा तो 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू आ जाएगा यहां पे V2। उसके बाद मेरा बेटा V2 प्राइम की बात करते हैं। V2 प्राइम में हमारे पास ये मैच इस तरह आएगा 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यहां पे आ जाएगा मेरा बेटा V1 प्लस यहां पे मेरा बेटा अगेन वही चीज उलट में आ जाएगी M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V2। आप इसको डायरेक्ट कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं कि ये वाले फैक्टर तो मेरा बेटा नीचे वाले दोनों को क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम। आपको सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू याद रखनी है। पहले वाले में M1 माइनस M2 आएगा और दूसरे वाले में 2M1 पहले आएगा। ये वाला M1 माइनस M2, तो इधर दूसरे में है तो 2M2 लिख दिया। यहाँ पे पहले में 2 के साथ M आ रहा है तो उसको M1 लिख दिया, और यहाँ पे M1 माइनस 2 था, यहाँ पे M2 माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर ऊपर वाले फैक्टर याद कर लीजिए तो नीचे वाले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे अगेन केस 1 की तरफ मूव करते हैं। इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन में ये कहा जाता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि दो आपस में बॉल कोलाइड करते हैं M1 और M2, और इन दोनों का मैस आपस में इक्वल आता है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है V1 प्राइम और V2 प्राइम का। तो सबसे पहले तो ये देखिए,
दोनों के मैसेज इक्वल है तो m माइनस एम, ये तो सारा फैक्टर v1 प्राइम के लिए, तो ये तो हो गया मेरा बेटा 0 प्लस 2m, m प्लस m, फिर 2m, ये आ जाएगा मेरा बेटा v2 के। सो v1 प्राइम इक्वल आ गया मेरे पास v2 के। यहां पे अगेन अब कैलकुलेट करते हैं मेरा बेटा v2 प्राइम। v2 प्राइम कैलकुलेट करना है, दोनों का मैश इक्वल है 2m डिवाइडेड बाय 2m इंटू v1। वो वाला सारा फैक्टर तो 0 हो जाएगा माइनस m से, तो ये भी कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास v1। तो अगर आप देखें तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आपके पास मैसेज सेम आते हैं तो वेलोसिटीज का इंटरचेंज यहां पे भी आ रहा है। टकराने के बाद v1 प्राइम की वेलोसिटी v2 के इक्वल आ जाती है और v1 की वेलोसिटी या v2 प्राइम की v1 की वेलोसिटीज अगेन आपके पास यहां पे क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। इफ द ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मैसेज इन इलास्टिक प्लेन इन वन डायमेंशन। तो मेरा बेटा ये आ गया आपके पास केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की। अगर मैं ये कहूं कि एक हैवियर ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, एग्जांपल वैसे छोटी सी ये भी कर सकते हैं, वेलोसिटीज का इंटरचेंज हमें अपनी कहते हैं कि रेस्ट में है तो दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा। केस 2 की बात करते हैं, जरा मुझे आपने बताना है कि फर्ज करें केस 2 में मैं ये बात करता हूं, एक ट्रेन है, वो किसी लाइटर से ऑब्जेक्ट के साथ जाके टक्कर खाएगी। ये ऑब्जेक्ट ट्रेन का मैस है और उस ऑब्जेक्ट का मैस है स्मॉल है, इसको मैं m1 कहता हूं, तो इसको m2 कहता हूं। तो आप डेफिनेटली ये चीज बता सकते हो बड़े इजीली कि भाईजान कि जब ये इसके साथ जाके टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो इसकी जो भी वेलोसिटी है, फर्स्ट करें इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो वो वेलोसिटी आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी। फर्स्ट करें मैं ये कह लेता हूं कि m2 जो मैस है वो इस वक्त रेस्ट में है और उसका मैश भी कम है। तो देखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मेरा बेटा मैं ये बात कह सकता हूं कि आपके पास v1 प्राइम आपने कैलकुलेट करें, टकराने के बाद वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है। m1 m2 ना होने के बराबर है, मतलब अप्रोक्सीमेट आपके पास 0 आ रहा है, तो मैं यहां पे m2 अप्रोक्सीमेटली 0 लिख रहा हूं। m1 माइनस 0 तो यहां पे तो आ जाएगा m1 प्लस 0 तो ये भी आ गया m। उसके बाद मेरे बेटे m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो मेरे बेटे m माइनस 0 तो डिवाइडेड बाय m, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का जो फैक्टर है m माइनस 1 इंटू v1। और देखिए m2 तो आपके पास 0 के बराबर था, तो ये सारा फैक्टर 0, mm के साथ कैंसिल, तो v1 प्राइम की वेलोसिटी मतलब ट्रेन की स्पीड में टकराने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सेम रहेगी। अब देखते हैं कि m2 की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ा। v2 प्राइम अगर कैलकुलेट करना हो तो v2 प्राइम देखें 2m1 मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय फिर m1 आ जाएगा इंटू v1। यहां पे अगर देखें मेरा बेटा v2 0, ये तो रेस्ट पे था तो ये सारा फैक्टर तो वैसे 0 हो गया v2 के 0 होने की वजह से, तो m1 अगेन m1 के साथ कैंसिल, तो v2 प्राइम को वो कह रहा है 2v1 कि आपके पास ट्रेन की जो स्पीड थी, ट्रेन जब इस लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ आके टकराएगी तो ट्रेन की डबल स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास केस नंबर 3। केस नंबर 4 में हम ये भी बात कह सकते हैं कि अगर फर्ज करें आपके पास m1 m2 बहुत ग्रेटर होता है, यहां पे तो m1 मूव कर रहा था और m2 रेस्ट पे था। अब उलट कर देते हैं, एक आपके पास m1 है, वो लाइटर ले लेते हैं और उसको मूव करवाते हैं और बड़े मैस को, मतलब आप ये कह सकते हैं मेरा बेटा कि जब आपके पास आप जाके किसी दीवार के साथ जाके टकराते हो, मतलब आपका मैस उस दीवार के मुकाबले में, उस घर के मुकाबले में, उस बिल्डिंग के मुकाबले में बहुत कम है, तो क्या होगा जरा देखते हैं मेरा बेटा। इसको मैं अरेंज कर देता हूं, केस 3 की बात करते हैं और उसके बाद फिर मेरा बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अगेन मेरे बच्चे लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही, ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी अच्छे से और स्मार्टली कंप्लीट भी हो जाए। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि फर्ज करें ये मैथ्स m2 बहुत ज्यादा है और मैथ्स m1 इसके मुकाबले में बहुत कम है। मैथ्स m1 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं उसके मुकाबले में 0 के बराबर है।
अब जब ये v1 वेलोसिटी के साथ, ये v2 इसकी मेरा बेटा 0 है, ये v1 वेलोसिटी के साथ इसके साथ जाके टकराता है, तो v1 प्राइम किसके इक्वल आएगा और v2 प्राइम किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा v1 प्राइम, मतलब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। आप दीवार के साथ जाके टक्कर मार रहे हैं, सो m1 तो मेरा बेटा मैंने कहा 0 के बराबर है, माइनस m2 की जगह पे आप लिखोगे माइनस m2 डिवाइडेड बाय फिर m2 इंटू v1 माइनस v1। जिस वेलोसिटी के साथ आप जाके जाओगे उसी वेलोसिटी के साथ टक्कर खाने के बाद वापस भी आ जाओगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। वापस आ जाओगे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले उस तरफ गए अब इस तरफ आ रहे हो। अब v2 प्राइम की बात करते हैं। v2 प्राइम में m1 तो 0 है, तो ये सारा फैक्टर तो मेरा बेटा 0 हो गया, m2 माइनस m2 अगेन 0, तो ये आ गया मेरा बेटा आपके पास माइनस m1 डिवाइडेड बाय, अगेन मेरा बेटा मैं ये कहूंगा कि m1 v2 तो वैसे 0 था, तो यहां पे m1 के 0 होने की वजह से सारा फैक्टर 0 हो जाएगा v2 प्राइम में, और यहां पे v2 भी 0 होने की वजह से। मतलब ये कहने का मतलब है कि दीवार पे आपके टक्कर खाने की वजह से उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेलोसिटी v2 भी 0 थी, v2 प्राइम भी 0 आ रही है। टकराने से पहले और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटीज में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर था। अगर इसके बारे में स्टिल कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी बताइएगा। और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो मेरा बेटा अगेन मैं ये लिख भी देता हूं 0331 9611 पे मेरा बेटा कांटेक्ट करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।